तो आज हम चरक चिकित्सा के पहले अध्याय के बारे में बात करना चाहेंगे, अर्थात रसायन चिकित्सा, जिसमें हम पहले पाद के बारे में बताना चाहेंगे, अभया आमलकी रसायन पादम। अभया आमलकी रसायन पादम को शुरू करने से पहले हम आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे कि यदि आप कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर चरक चिकित्सा स्थान के, चरक कल्प स्थान के एवं चरक सिद्धि स्थान के चाहते हैं तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साहब शुरू करते हैं अभया आमलकी रसायन पादम की अगर मैं बात करूं तो आपके एग्जाम में टोटल 60 नंबर का क्वेश्चन आता है। 25 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो आपके सिद्धि स्थान से आता है और 15 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वो कल्प स्थान से आता है। यस, यानी मोटा मोटा एक बात क्लियर करके रख लो, आपके चरक उत्तरार्ध का जो पेपर का पैटर्न होता है चिकित्सा स्थान से यानी चिकित्सा स्थान में टोटल 30 चैप्टर है। यस, चिकित्सा स्थान में टोटल 30 चैप्टर हैं। उन 30 चैप्टर से आपका जो क्वेश्चन मार्क जो पूछा जाता है वो 60 नंबर का है। यस, 15 नंबर का कल्प स्थान से पूछा जाता है। कल्प स्थान में टोटल 12 चैप्टर है। यस, उसके बाद सिद्धि स्थान पढ़ेंगे हम लोग। सिद्धि स्थान में टोटल 12 चैप्टर हैं जिससे 25 नंबर का क्वेश्चन आता है। यानी नंबर ऑफ क्राइटेरिया, यानी क्राइटेरिया जो आपका डिवाइड है, यानी 60 नंबर अकेले चिकित्सा स्थान से पूछा जाएगा और 25 + 15 यानी कल्प और सिद्धि मिलाकर के वो 40 नंबर वो अलग से पूछा जाएगा। ये बात क्लियर है? आइए साहब, फिर हम चिकित्सा स्थान शुरू करते हैं। चिकित्सा स्थान का पहला अध्याय रसायन अध्याय, यानी रसायन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला अध्याय रसायन के बारे में आता है, दूसरा अध्याय वाजीकरण के बारे में आता है, उसके बाद तब ज्वर चिकित्सा के बारे में वर्णन करते हैं। फिलहाल यानी आपके पास ये ऑप्शन पढ़ने के लिए बातें बहुत सारी हैं यहाँ पे रसायन के बारे में बोलने के लिए। रसायन पहले क्यों आया, वाजीकरण बाद में क्यों आया, या उसके बाद ज्वर क्यों आया, ज्वर पहले क्यों नहीं बताया, सब सारी क्वेश्चन है, लेकिन आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं इसको स्किप करना चाहूंगा। फिलहाल काम की बात यहाँ पे लिखा है सबसे पहले रेफरेंस के बारे में। रसायन यानी हम जो चरक चिकित्सा का जो पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं रसायन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, और रसायन में टोटल 4 चैप्टर बताए। यस, रसायन चिकित्सा में आचार्य चरक ने टोटल 4 पाद बताया, यानी एक चैप्टर में उन्होंने 4 चैप्टर डिवाइड कर दिया। यस, सेम वाजीकरण में भी रसायन में 4 चैप्टर यानी 4 पाद को डिवाइडेशन किया और वाजीकरण में भी 4 पाद का डिवाइडेशन किया। मतलब इन 2 चैप्टरों में हमें 8 चैप्टर पढ़ने को मौका मिलेगा। यस, हाँ, लेकिन वो मैं आपको बताऊंगा कौन सी चीजें पढ़नी है और कौन सी चीजें छोड़नी है। तो पहली बात यहां पे लिखा है, पहले चैप्टर का नाम अभया आमलकी रसायन पादम। यस, यानी रसायन अध्याय का जो पहला पाद है ना, रसायन अध्याय का जो प्रथम पाद है उस पाद का नाम यानी उस चैप्टर का नाम अभया आमलकी रसायन पादम है। अभया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अभया? अभया का मतलब होता है हरितकी। आमलकी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आमलकी? आमलकी का मतलब होता है आंवला। यानी इस चैप्टर का नाम है अभया आमलकी रसायन पादम, यानी अभया मतलब हरितकी होता है। यानी इनमें भी एक लॉजिक है, अगर इस चैप्टर का नाम अभया आमलकी रखा गया तो आमलकी अभया क्यों नहीं रखा गया? भाई उल्टा भी तो कर सकते हैं। अरे दो ठो फल तो है, एक ठो हरड़ है और एक ठो आंवला है, तो हरितकी को ही पहले क्यों नाम ले रहे हैं? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे आपके एग्जाम में नहीं आता, मैं आपको स्किप कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। फिलहाल लिखा यानी पहले चैप्टर का नाम क्या है? रसायन पाद के जो 4 चैप्टर है उन पहले चैप्टर उनमें भी सबसे पहला जो चैप्टर का नाम है क्या है? अभया आमलकी रसायन पादम। सबसे यहाँ एक रेफरेंस के बारे में लिखा रसायन और वाजीकरण के बारे में। जब आप रसायन और वाजीकरण के बारे में चरक संहिता में पढ़ते हैं तो आपके चरक चिकित्सा के प्रारंभ अर्थात प्रथम एवं द्वितीय अध्याय में देखने को मिलता है। यस, यानी रसायन और वाजीकरण ये आपको याद हो जाना चाहिए, वैसे आप पढ़ते पढ़ते याद हो जाता है। यानी अगर आपसे मान लो आप एग्जाम में लिख रहे हैं, रसायन के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया या वाजीकरण के बारे में कोई क्वेश्चन आ गया, तो आपको रेफरेंस देना है। ध्यान कान खोल के सुन लो, कान खोल के सुन लो। चरक संहिता का कोई भी क्वेश्चन आप डील कर रहे हो, यूनिवर्सल बात, चरक संहिता का कोई भी क्वेश्चन आप डील कर रहे हो, अगर पेपर आप दे रहे हैं, अगर वहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है, आप उसका रेफरेंस जरूर लिख के आएंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेफरेंस? रेफरेंस का मतलब यूं होता है कि आप जो बात ये पूछा गया है क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन किताब में कहां पाए थे, यानी कौन से चैप्टर में पाए थे, या अगर मान लो
कोई बात अगर आपके रसायन से उठ करके क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो उसने पूछ ही लिया त्रिफला रसायन के बारे में बताओ, या रसायन के लाभ बता दो, या वाजीकरण की परिभाषा बता दो, लेकिन ये बात तुम्हारे दिमाग में क्लिक करेगी कि साहब ये रसायन वाली बात, फलाने वाली बात तो फलाने के फलाने अध्याय में बताया गया, यही बात लिखना होता है, यही बात लिखना होता है। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, पहली आपका हेडिंग यही होना चाहिए। कान खोल के सुन लो, ये स्मार्टनेस, स्मार्टनेस आप उन लोगों से डिफरेंट हो रहे होते हैं जब दूसरी कॉपी आपका एग्जाम में चेक करता है, आपकी कॉपी पाता है तो सबसे डिफरेंट निकलता है। क्यों? क्योंकि आप संदर्भ लिख के आते हैं। हाँ, यानी जब भी आप क्वेश्चन को डील करेंगे, पहली बात आपको लिखना है संदर्भ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संदर्भ? संदर्भ का मतलब होता है रेफरेंस, यानी उसका एड्रेस। मान लो कोई भी क्वेश्चन पूछा गया हो, अगर उसका एड्रेस आपको पता है तो आप प्रॉपर बता दीजिए। मतलब पर्टिकुलर दिस टॉपिक का वर्णन आचार्य चरक ने चरक चिकित्सा के फलाने अध्याय में बताया, यही एड्रेस बताना होता है। समझ गए? यानी अगर आज के बाद अगर तुमसे कोई रसायन का क्वेश्चन आया, कोई वाजीकरण का क्वेश्चन आया, तो ये तो बता पाओगे ना कि आचार्य चरक ने रसायन और वाजीकरण का वर्णन चरक चिकित्सा के प्रारंभ पहले में रसायन बताया और दूसरे पाद में यानी दूसरे पाठ में उन्होंने वाजीकरण के बारे में बताया, और उसमें भी रसायन में 4 चैप्टर और वाजीकरण में 4 चैप्टर, है ना। ये बात तो एटलीस्ट पता होना चाहिए। सुश्रुत की बात लिखा है, नहीं पढ़ना है। काश्यप की बात लिखा है, नहीं पढ़ना है। वाग्भट की बात लिखा है, नहीं पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे एक बात लिखा है दूसरी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आता है, बताओ आचार्य चरक के अनुसार पूरे रसायन योगों की संख्या बताओ। आचार्य चरक के अनुसार पूरे वाजीकरण की संख्या बताओ, माने जो टोटल योग बताते हैं, यानी फॉर्मुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग? योग का मतलब होता है दवाई, इन द सेंस जो फॉर्मुलेशन, जो औषधि योग होता है। तो रसायन में टोटल 63 योग बताया। यस, यानी रसायन में, यानी अब ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन क्या है, हमने लिखा क्या है, पूरे रसायन में। पूरे मतलब वो 4 चैप्टर को लेकर के कह रहे हैं, नॉट ओनली दिस चैप्टर। अरे नॉट ओनली दिस चैप्टर, पूरे जब आप चारों चैप्टर की बात करते हैं ना, उन चारों चैप्टर में मिला करके 63 आता है। तो फिर अलग अलग सबके आते भी होंगे क्या? हाँ, जैसे आपने कल्पस्थान में पढ़ा था, अगर याद आ रहा है क्या? हाँ, हमने आपको पढ़ाया था फौजी की धावक, सबके अलग अलग थे, लेकिन टोटल जोड़ने पे 355 प्लस 245 आ रहा था। याद आ रहा है क्या? वैसे सेम कंसेप्ट, यानी यह क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कल्पस्थान वाली बात पूछी जाती है, वैसे यहां भी सेम क्वेश्चन पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, बताओ आचार्य चरक के अनुसार। अगर हालांकि आप चरक संहिता का पेपर दे रहे होंगे फिलहाल, तो ऐसे चरक मेंशन नहीं करता, डायरेक्ट ही पूछता है, कहता है पूरे रसायन योग की संख्या बताओ, या रसायन योग की संख्या कंप्लीट, संपूर्ण। अगर वो पूरा पूछ ले तो आपको चारों चैप्टर का मिला करके बताना है। तो चारों चैप्टर का जब पूरा जोड़ते हैं कितना आता है? 63 आता है। क्लियर है? दूसरा लिखा है वाजीकरण के बारे में, यानी वाजीकरण में भी 4 चैप्टर हैं, 4 पाद हैं, वाजीकरण में भी 4 पाद हैं। उन चारों में जब आप काउंट करते हैं ना, टोटल जोड़ते हैं ना, 50। यस, कैसे याद करोगे? 60 में 13 घटा दो। यस, अरे ऐसे भी तो याद करने का एक तरीका हो सकता है, कभी उल्टा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर सबसे पहले अगर चरक चिकित्सा में रसायन के बारे में वर्णन आता है तो जो पहले आता है वो ज्यादा पाता है। अरे गलत कह रहा हूं क्या? जो पहले आएगा वो ज्यादा पाएगा, और जो लेट आएगा, जो मतलब बाद में आएगा, वो कम पाएगा। तो रसायन सबसे पहले हम लोग आया चैप्टर में चिकित्सा में, वाजीकरण दूसरे में आया है, तो पहला वाला रसायन मतलब इसको ज्यादा दो भाई। यस, तो 63 और 50 में ज्यादा कौन है? 63, इसीलिए रसायन में पहुंचा। अरे समझा क्या? इन द सेंस याद करने का तरीका बता दिया, तो याद भी करना है, कभी उल्टा नहीं होगा। 60 और 50 में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुमको पता है, कंसेप्ट मैंने बता दिया कि जो पहले आएगा वो ज्यादा पाएगा। पहला कौन है? रसायन आया, उसके बाद दूसरा चैप्टर वाजीकरण आता है, इसलिए वो 50। या एक तरीका ये भी बताया मैंने, अगर आपको रसायन टोटल याद है कि 63 होता है, तो -13 कर दोगे 50, यानी जो अर्धशतक, हाँ अर्धशतक जो आप क्रिकेट मैच खेलते हैं 50, वही वाला यहाँ पे वाजीकरण में लिखा है। क्लियर है? तो सीधा क्वेश्चन आता है कि टोटल रसायन योगों की संख्या बताओ, या टोटल वाजीकरण योगों की संख्या बताओ। क्लियर है साहब? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जो बात मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना, या जो बात मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, जो नोट्स में दिख रहा है ना, आप उसको अपने हिसाब से टिक करके रखेंगे या हाईलाइट करके रखेंगे, या आपको ये बात इंफॉर्मेशन रहना चाहिए, आपके कॉपी पे मार्क होना चाहिए, ताकि आपको दिखे मुझे यही बार बार पढ़ना है। दूसरी चीजें हमको नहीं पढ़नी। आगे लिखा है रसायन चिकित्सा के बारे में, हमने आपको बताया कि रसायन चिकित्सा में टोटल 4 पाद बताए गए हैं। इन चारों पादों को याद करना है, और पर्टिकुलर अलग अलग पादों में कितने कितने योग बताए गए ये भी याद होना चाहिए। आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है,
यस, आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि रसायन के चारों पादों का नाम एवं उन चारों पादों में अलग अलग जो योग बताए गए उनके योग की संख्या बताओ। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने आपको मदन फल कल्प धीमु तक फलाने फलाने बताया, यानी कल्प स्थान की जो बात बताई है ना, वो पूरा वैसा ही क्वेश्चन यहाँ फ्रेम करते हैं। यानी जो रसायन अध्याय के चारों पाद हैं उनके नाम क्या हैं और उन पर्टिकुलर पादों में कितने कितने योग बताए गए। टोटल आपको पता है साहब, आपको टोटल रट गया है क्या? रसायन में 63, वाजीकरण में 50। आओ देखते हैं। लिखा है यहाँ पे याद करने का तरीका, रसायन अध्याय के चारों चैप्टरों को याद करने का तरीका क्या लिखा है? आपका आयुर्वेद। यस, कोड है ये कोड है। मैं बार बार कहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, मेरा कोई भी कोड या कोई भी फिगर आपको एग्जाम में बना के नहीं आना है। फिगर मतलब चित्र होता है ना, रे डायग्राम आप बना सकते हैं, रे डायग्राम आप बना सकते हैं, है ना। यानी कहने का मतलब अगर मैं कोई कोडिंग सिस्टम पढ़ा रहा हूं तो आप एग्जाम में मत चले आना, वो आपको याद करने के लिए इजी वे में तरीका बता रहा हूं, है ना। तो जो लोग बहुत लोग होते हैं कोड लिख के चले आते हैं, ऐसा नहीं करना। कहने के बोल दोगे आपके नोट्स में तो लिखा था, है तो ये बात बता रहा हूं, है ना। तो जहां भी ऐसा कोड बताता हूं तो आप इस बात को समझेंगे। तो रसायन के चारों चैप्टर को कैसे याद करना है? कोड क्या है? आपका आयुर्वेद। क्या है? आपका आयुर्वेद। आपका आयुर्वेद। आ मतलब अभया अमल की, प मतलब प्राणकामी, का मतलब कर प्रचीति, आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद समुत्थानी। याद हुआ क्या? अरे याद हुआ क्या? आयुर्वेद के यानी रसायन चिकित्सा के जो चारों पादों का नाम है, याद करने का तरीका आपका आयुर्वेद। आ मतलब अभय अमल की, प मतलब प्राणकामी, का मतलब कर प्रचीति, आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद समुत्थानी। ये चारों चैप्टर के नाम याद हो गए। अब इनको कैसे याद करोगे? इनके फॉर्मुलेशन कैसे याद करोगे? देखो फॉर्मुलेशन याद करने का तरीका हमने लिखा है नीचे जस्ट, अभया मलकी के नीचे 6 लिखा है। अभया मलकी के नीचे 6 लिखा है और इन 6 को भी याद करने का हमने तरीका बनाया। ये याद रहेगा तो द बेस्ट, याद होना भी चाहिए, याद रहेगा तो बहुत बढ़िया, याद रहेगा तो बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से अगर आप देख पा रहे हो, यानी पहला जो चैप्टर है रसायन अध्याय का, जो पहला चैप्टर है, पहला पाद है अभया अमल की रसायन पादम, उसमें टोटल 6 योग बताया गया। यस, उन 6 योगों के नाम याद हो जाना चाहिए क्या? हाँ, कोशिश करेंगे याद हो जाएगा। वो भी याद करने का तरीका बता रहा हूं। देखो क्या लिखा है, योग को याद करने का तरीका, कोड लिखा। क्या लिखा? ब्रह्मा के 54 मन से सबका लक हरा हो जाता है। क्या है लिखा कोड? है यानी रसायन पाद के जो प्रथम, रसायन अध्याय के जो प्रथम पाद है ना, प्रथम पाद का नाम है अभया अमल की रसायन पादम। उसमें टोटल 6 योग है ना। और उन 6 योगों को कैसे याद करना है? ब्रह्मा के 54 मंत्र से सबका लक हरा हो जाता है। ब्रह्मा मतलब प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन। ब्रह्म मतलब ब्रह्मा ब्रह्म रसायन, तो प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, ब्रह्मा के 54 का मतलब च्यवनप्राश। यस, यानी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये रेफरेंस ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में लिखने के लिए भी आएगा, बनाने के लिए मैं बनवाऊंगा च्यवनप्राश कैसे बनाया जाता फिलहाल। यानी ये बात दिमाग में क्लिक हो गया। क्या क्लिक हुआ? कि च्यवनप्राश का वर्णन आचार्य चरक ने रसायन पाद के रसायन के प्रथम पाद में बताया या अभया मलकी में बताया, यानी यही बताया। तो प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, च्यवनप्राश और लक से हो जाता है आमलक रसायन और हरा से हो जाता है हरितकी रसायन। तो हरितकी में 2 होता है, एक प्रथम हरितकी रसायन और दूसरा द्वितीय हरितकी रसायन, है ना, सेकंड वाली द्वितीय। तो आप एग्जाम में सेकंड और थर्ड ऐसे मत लिख के आना, हिंदी में लिखना प्रॉपर, वो हम जल्दीबाजी के चक्कर में लिखे ना। तो द्वितीय हरितकी रसायन, प्रथम हरितकी, प्रथम नहीं लिखोगे तो अंडरस्टूड ऑलरेडी हो जाता प्रथम, तो हरितकी रसायन लिख लो और चाहे द्वितीय हरितकी रसायन। तो क्लियर साहब, यानी पहले चैप्टर में टोटल कितने योग? 6। उनके नाम ब्रह्मा के 54 मन से सबका लक हरा हो जाता है। इसको डिकोड करके याद रखोगे, याद हो जाएगा। दूसरा देखो चैप्टर का नाम क्या लिखा? प्राणकामी। प्राणकामी में 37 है, याद करना है। प्राण में 37 सबसे ज्यादा इसी में है, सेकेंड नंबर में। प्राणकामी में यह याद करने का तरीका ऐसे रख सकते हो कि प्राण हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, तो सबसे ज्यादा, अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो सबसे ज्यादा ये भी है, तो 37 ऐसे याद करो। कर प्रचिति, कर 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 कहते नहीं, कोई भी काम हम लोग करते हैं तो 16 साल की उम्र में करते हैं। अरे बोलो भाई, कोई नया नया काम हम लोग करते हैं तो 16 साल की उम्र में करते हैं, उस समय जवान हो जाते हैं। अब समझ गए ना क्या करते हैं 16 साल की उम्र में? हाँ, तो कोई भी काम हम लोग करते हैं
तो 16 साल की उम्र में करते हैं। तो देखो कर मतलब 16, यानी देखो नीचे 16 लिखा है, अरे याद हुआ क्या? तो कर प्रचिति, कोई भी काम हम लोग करेंगे 16 साल की उम्र में करेंगे। यानी कर प्रचिति अध्याय में, यानी रसायन पाद का जो तीसरा पाद है, रसायन अध्याय का जो तीसरा पाद है उसमें 16 टोटल योग है। द्वितीय पाद में 37, प्रथम पाद में 6 और लास्ट में लिखा है आयुर्वेद समुत्थानी। इसको कैसे याद करोगे? आयुर्वेद समुत्थानी, आयुर्वेद चारों दिशाओं में फैला हुआ है। यस, आयुर्वेद एक दिशा में थोड़ी नहीं, पूरे चारों दिशाओं में फैला हुआ है। आयुर्वेद चारों दिशाओं में फैला हुआ है। इसका मतलब आयुर्वेद समुत्थानी चारों, आयुर्वेद चारों मतलब चार और देखो नीचे लिखा है 4। अरे लिखा है क्या? तो कोई भी काम हम लोग करते हैं 16 साल की उम्र में करते हैं, यानी कर मतलब कर प्रचिति। आयुर्वेद चारों दिशाओं में फैला है, मतलब आयुर्वेद 4, मतलब यहाँ पे 4 लिखा। अरे समझा क्या? अभया मलकी में तो 6 ऑटोमेटिक हमने कोडिंग के फॉर्म में दवाई पूरी याद करा दी, और बात बची प्राण कामी। तो प्राण सबसे सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज्यादा यानी 37 होता है। ले तो तुमको यही धरा याद हो गया। तो रसायन के चारों चैप्टर का नाम अगर आज के बाद कोई पूछे, अभया अमल की रसायन पादम, आपका आयुर्वेद, सीधा डिकोड कर लेना। आ मतलब अभया अमल की, प मतलब प्राणकामी, क मतलब कर प्रचिति, आयुर्वेद मतलब आयुर्वेद समुत्थानी। इनके टोटल योग याद करने का तरीका, अभया अमल की में 6 है, प्राणकामी में 37 है और कर प्रचिति में 16 है, आयुर्वेद समुत्थान में 4 है। हमने आपको डिकोड करने का तरीका भी बताया, कैसे इनको याद करना है। क्लियर है? ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हम जब वाजीकरण पढ़ाएंगे, मैं आपको वाजीकरण का अलग से याद कराऊंगा। हाँ, मैं जानबूझ करके वाजीकरण पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि वाजीकरण पे जाऊंगा तो थोड़ा सा खिचड़ी होने लगता है मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं वाजीकरण के चैप्टर का नाम और वाजीकरण में टोटल योग आए जो ना, टोटल तो आपको पता है 50 होते हैं, ये तो पता है ना। तो वो 50 कहाँ से हैं, कितने कितने चारों चैप्टर में, वो है ना, टोटल मिला के 50 हुआ, तो वो वही बताएंगे। तो चारों चैप्टर का नाम वही रटाएंगे जब वाजीकरण पढ़ाएंगे, और चारों चैप्टर में टोटल कितने कितने योग आए तो वो भी हम वही बताएंगे। ठीक है? तो रसायन का क्लियर है? हाँ, यानी मोटा मोटा रसायन के बारे में एक एक बात क्लियर हो रही। तो रसायन में टोटल योग कितने हैं? क्लियर है। रसायन में वाजीकरण में टोटल योग कितने हैं? क्लियर है। रसायन के चारों पादों का नाम क्लियर है। उन रसायन के चारों पादों में अलग अलग कितने योग बताए, ये भी क्लियर है। अरे क्लियर है क्या? अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन जो आपके लिए एग्जाम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीधा क्वेश्चन आता है, भेषज के पर्याय बताओ। हाँ, भेषज के पर्याय आचार्य चरक ने टोटल 9 बताए। मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भेषज के पर्याय बताओ, तो आपका पहला शब्द यही होना चाहिए, रेफरेंस, संदर्भ। अंग्रेजी मत लिख के चलाना, मैं बार बार बोल रहा हूं, अंग्रेजी वर्ड यूज नहीं करना है। आप चरक संहिता एंशिएंट साइंस लिखने जा रहे हैं, वहां पे आपकी अंग्रेजी नहीं चलनी चाहिए, आपका हिंदी लिखना है, सब कुछ हिंदी में लिखना है। यानी भेषज मतलब भेषज के पर्याय। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया भेषज, तो आप सबसे पहली लाइन यही लिखेंगे, क्या? संदर्भ। क्या लिखेंगे? आचार्य चरक ने भेषज के पर्याय के बारे में चरक चिकित्सा फर्स्ट के रसायन अध्याय के प्रथम पाद के अभयामल की रसायन पादम में बताया है, ऐसे लिखोगे। और जैसे ही अगर ये लाइन देखता है एग्जामिनर ने, खुश हो जाता है। इसका मतलब आपको सही एड्रेस पता है। अगर आपको कॉपी में वो देखता है कि आपको सही एड्रेस पता है ना, तो इसका मतलब आपको समझता है कि तुम पढ़े लिखे हो। और दूसरा कोई इस तरह कोई करता ही नहीं है। दूसरा क्या करेगा? सीधा नोट लिखना शुरू कर देगा, या नहीं याद रहेगा, इधर उधर आना तिरछा करना शुरू करता है ना, कोई बात। फिलहाल भेषज के पर्याय के बारे में, हालांकि कानपुर यूनिवर्सिटी में शायद डिजिटल चेकिंग होने लगी है ना, कॉपी जो है वो मोबाइल पे चेकिंग कर रहे हैं आजकल, है ना। तो मोबाइलिया में क्या करते हैं, वो ध्यान से पूरा एक एक पढ़ना पड़ता है। अब जैसे सामने क्या करते थे, तो पता चला सुरती मल रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, पान चल रहा है, सुपारी चल रहा है, सुरती चल रहा है, तो उसी में सब खप जाता था, तो एक आध तो गलतियों से पास हो जाते थे। अब क्या है, मोबाइल में अब चेक कर रहे हैं, मोबाइलिया में एक एक बतिया जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक सरकाते नहीं। आदत हो गई ना मोबाइल में चलाने की उन लोगों की भी, तो इसलिए जरूरी हो जाता है कि हमें हर एक बात को सटीक लिखना है, उसमें ज्यादा 3 पास करने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान रखो, भेषज के पर्याय यहाँ पे चरक कहते हैं, आचार्य चरक टोटल 9 बताते हैं। पर्याय, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ भेषज? भेषज का मतलब होता है मेडिसिन, दवाई, हाँ दवाई, यानी एक मेडिसिन का जो अलग अलग नाम है वही यहाँ बता रहे हैं। तो कुछ खास नहीं है यहाँ पे, जैसा नाम वैसा काम। तो एग्जाम में कई बार आपके 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 में भी आता है, ये 2 नंबर में भी आता है, 5 नंबर में भी आता है ना। तो 5 नंबर में अगर आएगा तो फुल एक्सप्लेन करोगे, इन 9 को तोड़ तोड़ करके हेडिंग बना बना कर तोड़ के लिखोगे। अभी बताऊंगा क्या लिखोगे, वही बात है ना, यहाँ पे हमने शॉर्ट में लिखा है, इसलिए शॉर्ट में लिखा है। इतना समझदारी आपके पास आ चुकी होती है थर्ड ईयर आते आते, कि आप इस बात को एक्सप्लेन कर ले जाओगे, समझा दूंगा।
अगर मान लो आपके एग्जाम में 2 नंबर का है तो सिर्फ आप श्लोक लिखिए, निकल लीजिए, श्लोक लिखिए, निकल लीजिए, आपको एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत। एक लाइन में लिखना हो लिख दो कि भेषज के पर्याय का रेफरेंस, भेषज के पर्याय टोटल 9 है और श्लोक लिखो 2 नंबर में, आगे बढ़ो, कुछ नहीं लिखने की जरूरत। अगर यही क्वेश्चन 5 में आ गया तो जो 9 ठो है ना, इन 9 के बारे में 9 ठो हेडिंग डालो और पूरा एक एक बारे में बताओ, दो लाइन लिख के बताओ। तो आओ समझाते हैं। भेषज के पर्याय चरक ने टोटल 9 बताए, यानी मेडिसिन के पर्याय। तो क्या लिखा, याद होना चाहिए। अगर श्लोक याद कर सकते हो द बेस्ट, अगर श्लोक याद कर सकते हो द बेस्ट, तो तुम्हें एक एक बात याद रहेगी। अदरवाइज है ना, तो पहचानना सीखो, है ना। क्या लिखा है, चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम। ये भेषज के पर्याय बता रहे हैं। चिकित्सितम व्याधि हरम पथ्यम साधनम औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापन हितम। तो पहला बताते हैं चिकित्सितम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चिकित्सितम? चिकित्सितम का मतलब यानी चिकित्सित का मतलब होता है कि जो मतलब दवाई, यानी जो ऐसा है ना जो रोगों को दूर करने वाला होता है। चिकित्सित का मतलब जो रोगों को दूर करने वाला होता है वही होता है दवाई, है ना, उसी को चिकित्सित बोला। दूसरा लिखा व्याधि है। व्याधि का मतलब जो व्याधि अर्थात रोग का हरण करने, अरे बीमारी तो सब हरण करेंगे, दवाई ये तो है, तो ये भी रोग का हरण करने में जो काम आता है उसे व्याधिहर कहते हैं। पथ्यम, अब यही तुमने हेडिंग बनाई, चिकित्सित, व्याधिहर, पथ, एक एक हेडिंग बनाते गए, इन्हीं बारे में लिखते गए। चिकित्सित का मतलब किसकी चिकित्सा करते हैं भाई? रोगों की चिकित्सा करते हैं, यानी जो रोगों को दूर करने के में मदद करता है या उपयोग करते हैं उसे भेषज कहते हैं या चिकित्सित कहते हैं। जो व्याधिहर अर्थात यानी जो रोग को हरण करने वाला है उसे व्याधिहर कहते हैं। पथ्य, पथ्य का मतलब क्या होता है? पथ्य का मतलब जो स्रोतसों के लिए, है ना, पथ्य मतलब स्रोतस होता है, पथ्य मतलब मार्ग होता है, यानी स्रोतस हमारे शरीर में अगर पथ है, कोई चीज पथ्य है तो वो स्रोतस है। जो स्रोतसों के लिए हितकर होता है वो पथ्य होता है। साधनम औषधम, साधन का मतलब क्या होता है? साधन का मतलब किसका साधन? अरे वो ऑटो वाला बस वाला साधन नहीं, आरोग्यता का साधन। हम तो यही चाहते ना बीमारी ना हो, अरे हम लोग यही चाहते ना बीमार, यानी आरोग्यता। अगर बीमार हुए हैं तो दवाई खाना पड़ रहा है, इसका मतलब आरोग्य हम चाहते हैं। यानी साधन किसका? आरोग्यता का साधन करना, यहाँ उसे बोलते हैं साधन। औषध, औषध का मतलब यहाँ पे जो व्याधियों के लिए हितकारी होता है, जो बीमारी के लिए हितकारी होता है उसे औषध कहते हैं। आगे लिखा प्रायश्चित। प्रायश्चित का मतलब, प्रायश्चित का मतलब यहाँ पे है, प्रायश्चित का मतलब यूं कहना चाहते हैं कि जिसे पाप कर्म हम लोग करते हैं या अशुभ कर्म करते हैं, जिनकी वजह से बीमारियां होती है, उनको दूर करने के लिए हम जो यूज करते हैं उसे प्रायश्चित कहते हैं, यानी वो मेडिसिन की बात करें। प्रशमनम, प्रशमनम का मतलब किसका प्रशमनम? दोषों का प्रशमन। अरे दोष जब कुपित होते हैं तभी तो बीमारी होती है, तो दोष अपने आप प्रशमन हो जाए तो ऑटोमेटिक बीमारी शांत हो जाती है। वो कौन करता है? तो दवाई करती है, यानी प्रशमनम उसी को बोला गया। प्रकृति स्थापन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रकृति? मतलब प्रकृति स्थापन का मतलब कि जो दोष धातु मल तुम्हारे शरीर में है वो स्वाभाविक रूप से अपने प्राकृत अवस्था में, अपने साम्यावस्था में, अपने नेचुरल स्टेट में रहे, ये दवाई उसको लाने का काम करता है। प्रकृति स्थापन। हितम, हितम का मतलब क्या होता है? हितम का मतलब हितकारी। किसके लिए हितकारी? हम जीवधारियों के लिए हितकारी होता है जो, उसे बोलते हैं हितम। समझे क्या? तो इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं है कि जो तुमको रटा जाए और इसकी हिंदी लिखा जाए, बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है। तो चिकित्सितम वही बतिया व्याधिहरम के लिए भी है। पथ्य मतलब शोधन, साधन मतलब आरोग्यता का साधन, औषध मतलब दवाई, जिस बीमारी की दवाई, प्रायश्चित मतलब जो उल्टा करने के प्रायश्चित पाप कर्म कर रहे हैं, यानी जो अशुभ कर्म हम लोग करते हैं उसकी वजह से जो होता है उसके लिए दवाई। प्रशमन, दोषों का प्रशमन। प्रकृति स्थापन, दोष धातु मल का प्रकृति स्थापन। हितम, हम जीवधारियों के लिए हितकारी। तो समझा क्या? यानी मोटा मोटा ये तुमको फुल एक्सप्लेन करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, एक एक बात को तोड़ा, अलग अलग हेडिंग बनाए, उनके बारे में एक्सप्लेन कर दिए। बहुत ज्यादा तुम्हें मन कर रहा है कि नहीं हम थोड़ा हिंदी पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार तुम बुक खोल लोगे, बस एक बार केवल। ऐसे कहीं कहीं बस रसायन और वाजीकरण में केवल आएगा, बाकी सब आगे लिखे हुए हैं, आगे बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतना ऑलरेडी ब्रॉड है। हम हिंदी लिखेंगे तो और लंबा खींच जाएगा ना नोट से, तो जरूरत ही नहीं यहाँ पे, सब कॉमन सेंस की बात थी, है ना। ये बात ध्यान रखोगे। तो एक क्वेश्चन आता है कभी कभी शॉर्ट में। दूसरा क्वेश्चन शॉर्ट में 2 नंबर का आएगा। क्या वो पूछता है? अभेषज के भेद, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भेषज के भेद मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये दोनों क्वेश्चन पूछे आते हैं। भेषज के भेद बताओ, अभेषज के भेद बताओ। भेषज का मतलब क्या होता है? दवाई, यानी भेषज के भेद का मतलब टाइप्स ऑफ मेडिसिन। अरे सही कह रहा हूं क्या? यस,
टाइप्स ऑफ मेडिसिन, भेद का मतलब टाइप्स ऑफ मेडिसिन, दवाई कई प्रकार का होता है, 2 प्रकार के। अरे 2 प्रकार का, हाँ, यानी एक तो ऐसी दवाई होती है जो हमको बीमारी न होने दे, पहली बात। अरे हो सकता है ना टॉनिक लिए रहो, अरे कहते हैं कि टॉनिक खा रहे हैं आजकल बीमार नहीं होंगे, तो वो भी तो दवाई है। तो यानी एक ऐसी दवाई है जो तुमको बीमार नहीं करेगी, और एक ऐसी दवाई है जो तुमको बीमारी के बाद खाने का मौका मिलेगा। हाँ, अरे सही कह रहा हूँ ना, मोटा मोटा प्रैक्टिकली यही होता है ना, वही चीजें तो लिखा है। देखो भेषज के भेद में स्वस्थ उजस्करम, यानी स्वस्थ उजस्करम का मतलब कि जो स्वस्थ व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करता है, या जो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करता है, वही होता है स्वस्थ उजस्करम। और ये कौन करता है हमारे शरीर के लिए? ये रसायन और वाजीकरण करते हैं। रसायन और वाजीकरण हमें बीमार होने ही नहीं देना चाहते, हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, हमको ऊर्जावान बना के रखते हैं, इसीलिए स्वस्थ उजस्करम में आया। क्लियर है साहब? तो स्वस्थ ऊर्जस्करम, ऊर्जस्करम मतलब ऊर्जावान, है ना। तो तुम्हारे स्वास्थ्य को मेंटेन करके रखे, तुम्हारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का काम करे, वो रसायन और वाजीकरण करते हैं। रसायन वाजीकरण का हम लोग डेली लाइफ में करते हैं। दूध कौन नहीं पीता भाई? घी कौन नहीं खाता है बताओ? सब खाते हैं, तो ये रसायन है ना, तो हम तो डेली खाते हैं। क्यों खाते हैं? इसीलिए खाते ताकि हम बीमार ना हो। नहीं खाएंगे तो शरीर में रुक्षता हो जाएगी, या है ना, जो भी कैल्शियम फैल्शियम एक्सवाइज बीमार पड़ने लगेंगे ये वो। तो यही तो कह रहे हैं, रसायन वाजीकरण का मतलब कि तुम्हारे शरीर की ऑलरेडी रक्षा करे, तुमको बीमार न होने दे, इसीलिए दूध घी खिलाते रहते हैं ना। एक्सवाइजेड दूध घी, मतलब और भी चीजें हो सकती हैं, दूध घी तो जनरल तो तुम्हें पता ही है, और तुमको बीमार नहीं होने दे। दूसरा लिखा आर्तस रोगानुत, आर्तस, आर्तस रोगानुत मतलब अब इसमें कंडीशन बता रहे हैं कि अगर तुम बीमार पड़ गए, रोग अनुत मतलब रोग से ग्रसित हो गए, व्याधि का उपशमन करने के लिए जो हम लोग करते हैं, बीमारी होने के बाद जो दवाई चलाते हैं, है ना, वो लिखा आर्तस रोगानुत। ये टाइप्स ऑफ मेडिसिन, सीधा सा कंसेप्ट है। दवाई के प्रकार का होता है 2 प्रकार का। कौन कौन? पहला टाइप स्वस्थ उजस्करम, दूसरा टाइप आर्तस रोगानुत। स्वस्थ उजस्करम में क्या होता है कि हम स्वस्थवान बने रहें, हम ऊर्जावान बने रहें। वो कौन कराता है? वो रसायन और वाजीकरण कराता है। लिखा बगल में, आगे लिखा आर्तस रोगाणु मतलब अगर आप गलती से बीमार हो गए या कोई पर्टिकुलर व्याधि से पीड़ित हो गए, उसके लिए जो हम लोग मेडिसिन देंगे, व्याधि उपशमन करने के लिए देंगे। तो लिखा ना आर्तस रोगाणु। अरे क्लियर है क्या? दूसरा लिखा अभेषज, यानी मोटा मोटा अगर मैं तुमसे कहूं कि भेषज किसे कहते हैं, या मोटा मोटा अगर भेषज के भेद की ही बात कहा जाए, ये बात आपको क्लियर है। अरे भेषज का मतलब जो तुम्हारे बीमारी से लड़ता हो, जो तुम्हारे बीमारी को ठीक करता हो, जो तुमको हेल्दी मतलब जो तुम्हारे स्वास्थ्य को ठीक करने में मदद करता हो। अगर तुम्हें एक्सप्लेन करना हो अपनी लैंग्वेज में तो यही सब लिखोगे ना। हाँ, आगे लिखा अभेषज। अभेषज, अभेषज का मतलब देखो, जो भेषज वाली प्रॉपर्टी है वो अब्सेंट हो जाए। अरे कहीं भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, का मतलब होता है अब्सेंट। सुन लो, कान खोल के सुन लो, कहीं भी दिख जाए, है ना, उसके साथ अगर कुछ नाम जुड़ा हुआ हो तो मतलब अब्सेंट होता है, यानी अभेषज। यानी मोटा मोटा अगर एक लाइन में कहूं, जो भेषज वाली प्रॉपर्टी है वो अब्सेंट है। सिंपल, माने जो दवाई वाला काम वाली प्रॉपर्टी है, यहाँ पे दवाई वाला प्रॉपर्टी काम न करके कुछ और कर रहा होगा, यानी उसका उल्टा कर रहा होगा। अगर दवाई ठीक करती है बीमारी को, अगर दवाई बीमारी को लड़ने से बचाती है, मतलब बीमारी होने नहीं देती है, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो सकता है कि तुमको बीमार करेगी। अरे एक बीमारी से अगर बचा रही है तो इसका उल्टा यही होगा ना कि तुमको बीमारी में भिड़ाएगी, बीमारी से लड़वाएगी, बीमारी से ग्रसित कराएगी, यही होगा ना। यस, यही होता है। यानी अगर तुमको अपने लैंग्वेज में लिखना होगा, क्या लिखोगे? जो भेषज के विपरीत गुण वाला होता है वही अभेषज है। सिंपल सा कंसेप्ट, जो भेषज के विपरीत गुण वाला है वही अभेषज है। हाँ, सिंपल सी बात है। तो अभेषज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला बाधन, दूसरा सानुबाधन। कई बार आपके प्रोफ एग्जाम में ये अभेषज के भेद न लिख करके वो केवल यही बाधन सानुबाधन उठा के दे देते हैं। कान खोल के सुन लो, कई बार ये बाधन और सानुबाधन उठा के दे देते हैं, तो जिसको कंसेप्ट पता रहता है ये तो अभेषज का भेद है, उनका पैटवा तोड़ के उठा के दे दिया है, तो वो लिख के चला आता है बढ़िया कि हाँ इनका ये भेद है, इनका ये होता है, वो होता है। क्लियर है?
तो अभेषज कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, है ना। यानी ये बीमारी को पैदा करेंगे, ये बीमारी को ठीक नहीं करेंगे ना भाई। ये भेषज की विपरीत वाली प्रॉपर्टी है। भेषज तो ठीक करता है बीमारी। तो बाधन और सानुबाधन। बाधन किसे कहते हैं, सानुबाधन किसे कहते हैं, समझो। बाधन का मतलब होता है, देखो ब्रैकेट में लिखा है एक्यूट डिजीज। पेपर में मत लिख के चले आना अंग्रेजी, है ना, वो समझने के लिए है। एक्यूट डिजीज का मतलब, यानी देखा होगा एक्यूट का मतलब क्या होता है, यानी जो तत्काल उत्पन्न हुआ होता है, यही कहते हैं ना, तत्काल वाला एक्यूट हुआ है। और क्रोनिक का मतलब ये बहुत पुराना हो गया है, अब काफी दिन से ऐसा चल रहा है ना, यही समझते हो मोटा मोटा। तो देखो बाधन का मतलब, जैसे मैं समझा रहा हूं, जो तत्काल तुमको कष्ट उत्पन्न करेगा। अरे अभेषज तुमको रिलीफ थोड़ी नहीं देगा, अभेषज तुमको कष्ट ही देगा। दवाई का उल्टा है ना, दवाई तो कष्ट से निवारण कराता है बीमारी से, और ये तुमको कष्ट पैदा करेगा, बीमार पैदा करेगा। मतलब कि जो तत्काल, एक्यूट लिखा ना, तो इसी से बता रहा हूं, जो तत्काल कष्ट उत्पन्न करता है, जो तत्काल उपद्रव उत्पन्न करता है, वो बाधन है, उसे ही बाधन कहते हैं। और दूसरा क्या लिखा है, सानुबाधन। सानुबाधन, सानुबाधन का मतलब देखो क्रोनिक लिखा है। क्रोनिक का मतलब कुछ समय बाद, तुरंत नहीं। तुरंत वाला तो ऊपर वाला था, यानी जो कालांतर में कष्ट उत्पन्न करे, यानी कुछ समय बाद उत्पन्न करे। जो कुछ समय बाद या कालांतर में तुम्हें कष्ट उत्पन्न करे, कोई उपद्रव उत्पन्न करे, उसे सानुबाधन कहते हैं। समझा क्या? यानी बाधन, जैसे सबसे बड़ा एग्जांपल बाधन का लूं, तो बाधन में क्या होता है, एक्यूट मतलब इधर तुमने लिया तो रिजल्ट सामने, जैसे जहर। जहर इधर सल्फास जीभ पड़ी नहीं कि इंसान मर चला, खत्म खत्म। अरे एक्यूट दिख जाता ना, तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, एक्यूट। जैसे पॉइजन, सबसे अच्छा एग्जांपल विष, तुरंत कष्ट तुमको दिख जाएगा, तुरंत उपद्रव तुमको दिख जाएगा, तुरंत तुमको बीमारी दिख जाएगा, ले खटाक से, एक्यूट। और क्रोनिक में इंसान खाता 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 रहता है 2 साल 4 साल 5 साल बाद बीमारी दिखती है, जैसे दूसरी विष, है ना, जैसे दूसरी विष। और इवन कुष्ठ का एग्जांपल ले सकते हैं। हाँ, जैसे कुष्ठ वाली व्याधि होती, देखा है, जो कुष्ठ स्किन डिजीज होता है, आपने पढ़ा होगा चरक संहिता में। तो चरक साफ साफ कहते हैं क्रोनिसिटी इन द सेंस की कुष्ठ तुरंत ही उत्पन्न नहीं हो जाता, वो धीरे धीरे 1 4 साल 2 साल महीना 5 6 बाद तब दिखता है बीमारी भयंकर तरीके से, कुष्ठ वाला। हाँ, तुरंत नहीं दिखता है। तुरंत जैसे तुमने हेतु का सेवन किया तुरंत दिख गया तो बहुत रेयर है ना, वो कुछ टाइम लेकर के। तो यही होता ना, कालांतर, कुछ समय बाद लेकर के बीमारी पैदा। तो सबसे अच्छा कुष्ठ एग्जांपल, या दूसरी विष में ऐसा होता है, आपने पढ़ा भी होगा। क्लियर है साहब? यानी अभेषज और भेषज क्या होता है ना, और भेषज के पर्याय क्या होता है, ये बात हमने आपको समझाया। क्लियर है? बताओ।